नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सभी बात करने वाले हैं या यस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। यस्टेट जो पेपर 1 और पेपर 2 को ध्यान में रख करके या आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज 16वां लेक्चर होगा जो आप सभी के अभी तक 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। हम सभी देखेंगे 30 प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसमें से हम सभी देखने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछे गए हैं और फिर पूछने जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे आप लोग और बताने का भी प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। करा कि निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। करा कि किन विद्यार्थियों को, किस स्टूडेंट को कह रहा है, किन स्टूडेंट को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान बच्चों को, अंतर्मुखी बच्चों को, या मंद गति से सीखने वालों को, या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप जानते हैं कोई भी बच्चा हो, सबकी जरूरत पड़ती है टीचर की, मतलब सब बच्चों की जरूरत पड़ती है, सबकी जो है टीचर की सभी को जरूरत पड़ती है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान, कि निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। तो जो बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, उसके लिए भी भाई साहब टीचर की जरूरत होगी, अध्यापक की जरूरत होगी। अंतर्मुखी बच्चा है जो कम बोलता है, उसके लिए भी अध्यापक की जरूरत होगी। जो मंदगत से सीखता होगा उसके लिए भी होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर बनेगा ना, ऑप्शन संख्या डी आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सभी को जरूरत है टीचर की। तो दोस्त यही तो प्रश्न का रहा कि निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है। तो सभी प्रकार के बच्चों को जरूरत है अध्यापक की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है। बेहतरीन प्रश्न है कि कौन सा पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है। सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं एवं सरकार, कि सरकार शिक्षा की मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक आधार, या दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, या फिर आपका होगा ऑप्शन संख्या डी में, या अध्ययन सामग्री और सामाजिक आवश्यकताएं। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा, या ध्यानपूर्वक आप सभी देखेंगे इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर बन सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है। क्या सामाजिक आर्थिक जो प्राथमिक एवं सरकार, तो सामाजिक आर्थिक थोड़ी ना होगा यहाँ पर। देखिए आर्थिक की बात थोड़ी ना होगा, साथ ही आपका गलत होगा। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक को धार्मिक आधार, तो धार्मिक आधार पे हम बनाते हैं क्या? नहीं भाई, पाठ्यक्रम को धार्मिक के आधार पर, इसको भी नहीं हमारा होगा। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के आधार पर हम डिजाइन करते हैं अध्ययन सामग्री और सामाजिक आवश्यकताएं। तो इस प्रकार का नहीं होगा, सीधा सा आपका जो होगा वह होगा फिलॉसफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी के आधार पर हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम के लिए आधार प्रदान करता है। तो ऑप्शन संख्या आपका क्या इसमें से होगा? ऑप्शन संख्या आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या आपके सामने थर्ड नंबर है कि निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है। दोस्त बेहतर प्रश्न है, इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए। निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है, ऐसा आपसे कह रहा है। वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, सामग्री संबंधी संसाधन, या फिर आपका जल संसाधन। कौन सा शिक्षा में या कौन सा ऐसा संसाधन है जो शिक्षा के में यूज नहीं होता है, इस शिक्षा में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। तो दोस्त हम जानते हैं वित्तीय संसाधन होगा, क्योंकि पैसा होगा तभी सुचारू रूप से पढ़ाई लिखाई चल सकता है। भाई जो भी जरूरत की सामान होगा उसको आवश्यकता के लिए पैसे की जरूरत तो होगा। मानव संसाधन भी होगा, सामग्री संबंधित संसाधन भी होगा, लेकिन जल संसाधन इसका कोई औचित्य नहीं है। ऑप्शन संख्या आपका क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या आपका डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न के आगे बात करें, प्रश्न संख्या आपके सामने फोर्थ नंबर, कला के शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत किया है। शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत किसने किया है? एल्टन मेयो ने, हेनरी फेयल ने, या टेलर ने, या डेविस ने। कौन से इसमें से होंगे जो शिक्षा मानव संबंधों की वकालत की है शिक्षा में? ये बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे और आपका कौन सा राइट आंसर बन सकता है जी एकदम कोशिश कीजिए आपसे बताने का। शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक, इसका आपका राइट आंसर बनेगा ना, वह होगा एल्टन मेयो आपका, या शिक्षा में मानव संबंधों की वकालत किए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या आपके सामने पांचवा प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था।
जो मध्याह्न भोजन योजना मतलब मिड डे मील योजना की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य आपसे पूछ रहा है क्या नामांकन बढ़ाना या समुदाय की सहभागिता बढ़ाना या शिक्षकों की व्यस्तता बढ़ाना या बेरोजगारी दूर करना। तो साथ ही इसमें से मध्याह्न भोजन का मुख्य रीजन था क्या जो मध्याह्न भोजन शुरुआत किया गया। बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे जी। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। अगर हम मध्याह्न भोजन की योजना की बात करें तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1995 ईस्वी में यह मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किया जाता है। आपसे कहा कि इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा ना, कह रहे कि भाई मध्याह्न भोजन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि नामांकन बढ़ाया जाए, समुदाय की सहभागिता बढ़ाना नहीं भाई। तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो या मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई कि बच्चों के बीच जो भेदभाव है उसको कम किया जाए और कहीं ना कहीं नामांकन संख्या जो है बच्चों को बढ़ाया जाए, नामांकन संख्या बढ़ाया जाए विद्यालय में, और इसीलिए मध्याह्न भोजन योजना का मुख्य उद्देश्य यह था। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या आपका 5वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर, क्रसा पाठचर्यात्मक क्रिया क्या है। सा का है सा पाठचर्यात्मक क्रिया छात्र के विकास के लिए या विद्यालय के विकास के लिए या छात्र को विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए या समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए। क्या इसमें से कहा सकता है आपका राइट आंसर हो सकता है सा पाठचर्यात्मक क्रिया क्या है। तो करिकुलर एक्टिविटीज आपका क्या होगा, इसका ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आपका कौन सा साथी इसमें से हो सकता है। क्या छात्र के विकास के लिए भाई एकदम सा पाठचर्यात्मक क्रिया इसीलिए तो होता है कि छात्र के विकास के लिए कहीं ना कहीं बच्चे में जो सामाजिक बात करें बच्चे के तो सारे पक्षों को, बच्चे के सामाजिक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, संज्ञानात्मक जो भी है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, जो तीनों पक्ष हैं, मतलब एक तरीके से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट है। एक तरीके से आप कह सकते हैं छात्र के विकास के लिए सा पाठचर्यात्मक क्रिया होता है। विद्यालय विकास के लिए भाई विद्यालय के विकास के लिए नहीं, आपका राइट ऑप्शन या तो नहीं बनेगा। छात्र को विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं है। समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए या भी दोस्त गलत होगा। तो सीधा सा क्या होगा, वह होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो राइट आंसर है छात्र के विकास के लिए सा पाठचर्यात्मक क्रिया होता है। प्रश्न संख्या 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार होगा। वही कह रहा है विद्यार्थी के विचारों योगदान का अनुप्रयोग या प्रश्न पूछना या संरचना या अनुदेशात्मक विविधता। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है। करेक्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर बिहेवियर इन करेक्ट इफेक्टिव टीचिंग। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा जी, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर करने के लिए ध्यान दीजिए साथी, इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है। आपसे दोस्त करा कि इसमें से क्या होगा, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार होगा। क्या विद्यार्थियों के विचारों योगदान का प्रयोग, एकदम सही होगा। विद्यार्थियों के विचारों योगदान के अनुप्रयोग की बात की जाएगी कि बच्चे के जो विचार हैं, जो बच्चे के थॉट हैं, उन्हें उसका योगदान पर अनुप्रयोग की बात सही है। करेक्ट, प्रश्न पूछना नहीं भाई, प्रश्न पूछना गलत है। संरचना आपका नहीं होगा, अनुदेशात्मक विविधता नहीं होगा। तो साथ ही इसमें से होगा जो कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है, वह विद्यार्थी के विचारों योगदान का प्रयोग। कहीं ना कहीं बच्चे के विचार को ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे कि बच्चा समझ पा रहा कि नहीं समझ पा रहा। बच्चे को हम पढ़ाने गए हैं कि उसके प्रश्न पूछने का उद्देश्य हमारा कहे कि हम बच्चों के लगातार प्रश्न पूछेंगे, तो पहले हम तो बच्चों को सिखाएंगे। तो जो मेन है, जो शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है, वह विद्यार्थियों को विचारों को ध्यान में रख करके विचार, बच्चे के जो दिमाग में, बच्चे की मानसिकता को पढ़ते हुए हम जो चीजें शिक्षण कराने की कोशिश करेंगे, उस शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, उस प्रकार के शिक्षण कौशल का प्रयोग करेंगे। तो 7 का सीधा सा बनेगा, 7 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करें कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। करा कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। करे विषय वस्तु बताना, करे कि समाधान विधि समझाना, या छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, या कक्षा में प्रबंधन बनाए रखना। बेहतरीन प्रश्न। एक शिक्षक का मुख्य कार्य आपसे पूछ रहा है, एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। करे विषय वस्तु बताना कि भाई जो सब्जेक्ट, जो बात किया जाए, एक सिलेबस बताना होता है क्या शिक्षक का। जो आपसे मुख्य कार्य पूछ रहा है, ऐसा नहीं जो आपसे कोई भी आप कर देंगे, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपसे सबसे बेहतर चूज करने की कोशिश करना है
करे कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, विषय वस्तु बताना। भाई विषय वस्तु बताना क्या होता है मुख्य कार्य? नहीं। करे समाधान विधि समझाना? नहीं भाई। छात्रों के समृद्धि के लिए मार्गदर्शन देना, तो कहीं ना कहीं बच्चे में अधिक से अधिक क्या, अधिक से अधिक बच्चे में ग्रोथ हो, बच्चे का विकास हो, उसके लिए क्या करना साथी, उसके लिए बात करें मार्गदर्शन करना, उसके लिए परामर्शदाता के रूप में काम करना, सुविधा प्रदाता के रूप में काम करना बच्चे के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, बच्चे को मोटिवेट करने के प्रयास कीजिए, बच्चे को जो प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो बच्चा अपने सीखने के लिए उसमें उत्सुकता जगेगी, और जब क्यूरियोसिटी बच्चे में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चा सीख लेगा। तो इसलिए एक शिक्षक का जो मुख्य कार्य है, तो सबसे पहले उसमें जो है छात्रों को समृद्धि के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए, क्लास में कक्षा में प्रबंध बनाए रखना है, ये सभी चीजें सेकेंडरी होंगी। आपसे मुख्य कार्य पूछ रहा है, आपका प्राइमरी वर्क पूछ रहा है, तो कहा कि द मेन फंक्शन ऑफ द टीचर इज, तो इसमें से सीधा सा बनेगा तो टू गाइड स्टूडेंट्स फॉर ग्रोथ, सीधा सा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पृष्ठ ध्यान देंगे, पृष्ठ संख्या आपके सामने 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित होगी? अरे भाई कौन सा ऐसा है विधि कि भाई जो शिक्षार्थी केंद्रित है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, समूह चर्चा विधि, निर्देशन विधि। तो कौन सा ऐसा होगा जो कारक कि भाई साहब शिक्षार्थी केंद्रित होगा? 9 नंबर के लिए शिक्षार्थी केंद्रित पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें से होगा शिक्षार्थी केंद्रित? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। करे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी, तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो व्याख्यान विधि है, या तो आप जानते हैं शिक्षक केंद्रित होता है। क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। शिक्षक केंद्रित आप कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधि होता है, और ये इसमें बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, इसमें लेक्चर जो है, लेक्चर आप कहते हैं मेथड या नहीं होगा, या आपका व्याख्यान नहीं होगा। परियोजना प्रोजेक्ट भी, ये भी दोष नहीं होगा। समूह, तो कह रहा कि शिक्षार्थी केंद्रित कौन सा होगा? समूह चर्चा विधि होगा, निर्देशन विधि या भी नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं सीधा सा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे आगे, प्रश्न संख्या आपके बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, जो परियोजना विधि की बात किया जाए, परियोजना विधि एक प्रगतिशील शिक्षा विधि है, और प्रगतिशील की बात करता है, तो आपसे कह रहा है शिक्षार्थी केंद्रित, तो शिक्षार्थी केंद्रित आपका समूह चर्चा विधि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, कह रहा आवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आता है? कह रहा कि आवृत्ति का विकास मतलब एक प्रकार से बात करें बच्चे में एप्टीट्यूड, कह रहा कि कम्स का विकास की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत, भावात्मक विकास के अंतर्गत, मनोगत्यात्मक, या इनमें से सभी? तो आवृत्ति का विकास तथा प्रशंसा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? इस आपको इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या अगर हम 10 नंबर की बात कर ले, तो प्रश्न संख्या 10 नंबर की बात करें तो हम जानते हैं आवृत्ति आपसे कह रहा है एप्टीट्यूड की बात, तो एप्टीट्यूड आप तरीके से क्या होगा? एक भावात्मक पक्ष है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, और इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो सीधा सा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि आपसे दोस्त पूछ रहा है आवृत्ति एप्टीट्यूड, तो अब एप्टीट्यूड आपका भावात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 11 नंबर की बात करें, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो अभ्यास का नियम, या बहु अनुक्रियाओं का सिद्धांत, या प्रायोगिक जो है क्रिया का सिद्धांत, या संबंध संचारी अधिगम का सिद्धांत। तो कौन सा इसमें से होगा? देखिए थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक कहाँ के थे? अमेरिका के थे, और अगर हम जानते हैं कि इनके द्वारा इनको क्या बोला? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। और इनके द्वारा हम जानते हैं कि दिया गया था यस और बॉन्ड, यस और बॉन्ड की बात करते थे, तो सबसे पहले यार बात करते थे आपकी स्टिमुलस, इसके बाद रिस्पॉन्स की बात करते थे। तो अगर हम साथी इसमें से बात करेंगे कौन सा किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? क्या अभ्यास के द्वारा? भाई नहीं होगा, अभ्यास के द्वारा नहीं। तो प्रयत्न त्रुटि की बात करें तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है। तो हम जानते हैं इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, वह बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, भाई बहु अनुक्रिया के भी नहीं होगा, प्रायोगिक क्रिया का सिद्धांत नहीं, वह संबंध संचारी और अधिगम का सिद्धांत
सिद्धांत होगा। तो संबंध अधिगम का एक तरीके से आपसे कर प्रयत्न और भूल, आपको क्या करना, प्रयत्न करते रहना, भूलते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो इनका मानना था बच्चा किस आधार पर सीखता है, त्रुटि और प्रयास के आधार पर सीखता है, और इससे जो संबंध रखेगा वह संबंध रखेगा संबंध संचारी सरचारी जो अधिगम का सिद्धांत कहलाएगा। ऑप्शन संख्या इसका डी इज द राइट ऑप्शन। देखिएगा दोस्त, अगर बात करें अभ्यास का सिद्धांत की बात करें तो अभ्यास का सिद्धांत का मुख्य नियम है कि उनका मानना था कि अब लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजों को सीखते जाएंगे। लेकिन अपने प्रयत्न और भूल की विधि को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, वह ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, कि मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार है। तो मुख्यतः जो प्रभावी अध्यापन, तो इफेक्टिव करा कि हुज फंक्शन इज ए मेनली इफेक्टिव टीचिंग, कर अध्यापक का पांडित्य या अध्यापक का निष्ठा या बच्चों को सिखाने की अध्यापक की योग्यता, या फिर आपका होगा करा कि यहाँ पर देखिए अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक वृत्ति। तो कौन सा मुख्यतः प्रभावी अध्यापन का आपसे करा प्रतीक प्रकार होगा जी, इसका कौन सा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या आपके 12 नंबर की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर देखिए अध्यापक का पांडित्य, क्या आपका अध्यापक ज्यादा पांडित्य है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, बच्चे को समझा नहीं पा रहा तो उसका कोई मतलब है, कोई नहीं मतलब। यहाँ पर देखिएगा मुख्यतः प्रभावी अध्यापन किसका प्रकार होगा, तो क्या आपका अध्यापक जब वही अच्छा बेहतर पढ़ पाएगा जो ज्यादा पढ़ा होगा, क्या ऐसा बात नहीं है। देखिए आपने कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो वही आपके बारे आपको समझा सकता है, सिखा सकता है। करेंगे अध्यापक का पंडित नहीं, अध्यापक की निष्ठा नहीं भाई, करा बच्चों को सिखाने के अध्यापक की योग्यता नहीं, अध्यापन के प्रति अध्यापक की सकारात्मक अभिवृत्ति। तो यही राइट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो है, टीचर से अगर बात किया जाए तो टीचर्स आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड टीचिंग, आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन संख्या अगर हम बात करेंगे ऑप्शन संख्या सीधा सा इसमें से डी ऑप्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि आपसे अध्यापन के प्रति अध्यापक का क्या होगा, सकारात्मक अभिवृत्ति। तो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव अगर बात करें एटीट्यूड का एक तरीके से जनरेट होना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। तो 12 नंबर का डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने है 13 नंबर की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, सृजनात्मक चिंतन क्या है, क्या क्षैतिज है या क्या ऊर्ध्वाधर है, अनुप्रस्थ है या फिर कोड़ी है। तो ध्यान देंगे करा कि क्रिएटिव थिंकिंग इज हॉरिजॉन्टल, करा कि वर्टिकल या करा कि ट्रांसवर्स या करा कि एंगुलर। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें से कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। क्या आप कह सकते हैं सृजनात्मक चिंतन क्या है, आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज होता है, ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 नंबर की बात करें, प्रश्न संख्या 14 नंबर को ध्यान देंगे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपको ध्यान देना है सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है, कौन सा इसमें से उद्देश्य बनेगा, कौन सा आपका CCE। देखिए CCE का मतलब है कंटिन्यूअस comprehensive evaluation। तो which of the following is the objective of continuous and comprehensive evaluation। कर बच्चों का समग्र विकास, बच्चों में कर प्रतिस्पर्धा का प्रोत्साहन करना, बच्चों में शैक्षिक श्रेष्ठता या बच्चों में रट कर याद करने की विकास। तो हम जानते हैं जो सतत और व्यापक मूल्यांकन कहता है या कहता है कि बच्चे की भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन थोड़ी ना बढ़ाएं, बी ऑप्शन गलत होगा। शैक्षिक श्रेष्ठता सिर्फ बात नहीं करता कि बच्चे में शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ हो जाए, मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई में हो जाए और चीजों में ना हो, या सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं करता। रट कर याद करना अपने आप से गलत ही है क्योंकि एनसीएफ इसका विरोध करता है। वैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य यह भी नहीं होता कि बच्चों को रट कर सिखाया जाए। और आप जानते हैं किसी भी प्रकार का या कोई भी ऐसा एनसीएफ हो चाहे आरटी हो, कोई नहीं कहता कि बच्चों को रट के सिखाएं, क्योंकि रट्टा हुआ चीजें आपको कब भूल जाए कुछ पता नहीं है, कब कहां से कॉन्सेप्ट किस पर लगाना है आपको पता ही नहीं चलता साथी। इसमें से रट्टा अमली थोड़ा सा घुमाया आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना बच्चों का समग्र विकास आप कर सकते हैं कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट का, मतलब चिल्ड्रन का जो बात किया जाए एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है और सतत और व्यापक मूल्यांकन में। तो कहीं ना कहीं सतत मूल्यांकन और व्यास कहता है कि बच्चों को पढ़ाते चले, सिखाते चले, जहां पर गलतियां कर रहा बच्चा वहां पर हम सुधारते चले। तो प्रश्न संख्या 14 का ए ऑप्शन बनेगा। 15 नंबर के लिए करें मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षक विधि बच्चों को किस रूप में
रूप में दिए जाने पर बल देती है। कोरी स्लेट, सूचना संसाधन, सक्रिय श्रोता या आज्ञाकारी जो है आपका अध्येता। तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा में आधुनिक शिक्षक विधि आपसे कहा कि किस बच्चों को किस रूप में दिए जाने पर बल देता है। क्या भाई आप जानते हैं कोरी स्लेट आदर्शवादी का था, गलत होगा। सक्रिय श्रोता की बात करें एकदम भाई एकदम आपका क्या होगा, यह आधुनिक कहता है कि बच्चों को किस प्रकार से सक्रिय श्रोता बनाया जाए। सक्रिय श्रोता नहीं, सक्रिय श्रोता भी नहीं होगा, सक्रिय श्रोता भी नहीं होगा, सूचना संसाधन होगा। क्या होगा, सूचना संसाधन होगा। आज्ञाकारी अध्येता यह अपने आप से गलत है। सिर्फ आज्ञाकारी जो है लर्नर अधिगम कर्ता बनाकर रख दिया जाए, नहीं। तो सक्रिय श्रोता नहीं, सक्रिय रूप से क्या सहभागिता होता तो बात बनता। यहां पर सक्रिय सहभागिता होता तो हम कह सकते थे क्या, सक्रिय सहभागिता अगर ऑप्शन में दिया होता साथी सहभागिता तो हम कह सकते थे कि बात बन जाता, लेकिन अब सक्रिय सहभागिता इसमें है नहीं, तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन बनेगा नहीं, सूचना संसाधन बनेगा आपका सीधा सा है बी। 15 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। 15 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार को आप देखते चलेंगे, 15 का जो बनेगा वो आपका बनेगा बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेंगे 16 नंबर की अगर हम चर्चा करें, आपके सामने है कि सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता। करा कि सत्य शिक्षण का सिद्धांत कहता है कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है। दिया है किसने, स्वामी दयानंद जी ने। करा कि रूसो ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि श्री अरबिंदो ने कहा है। ध्यान देंगे बेहतर प्रश्न है, और कभी कभी आपसे इस तरीके के प्रश्न भी पेपर में आ ही जाते हैं। आपसे कहा सत्य शिक्षण का सिद्धांत कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता है, दिया है। ये अगर हम इसकी बात करेंगे तो किसने कहा है, आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं वह श्री अरबिंदो है। आपका ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 17। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, एक प्रभावी शिक्षक करा कि एक इफेक्टिव टीचर वह है जो क्या करे, अपने विषय में पारंगत हो, करा कक्षा में अनुशासन बनाता है, या करा कि सौहार्द स्थापित करने में अच्छा हो, या अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता हो। ध्यान देंगे कौन सा इफेक्टिव टीचर होगा। एन इफेक्टिव टीचर, करेक्ट, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हुज, तो किस प्रकार का टीचर होना चाहिए जो आप कह सकते हैं एक प्रभावशाली शिक्षक होता है। देखेंगे इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लगेगा दूसरा ऑप्शन जो पॉजिटिव है उसको ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे। करें कि एक प्रभावी शिक्षक वह है, करें जो अपने विषय में पारंगत हो। भाई सबसे ज्यादा प्रभावी शिक्षक वही होगा जो अपने विषय में पारंगत होगा। भाई हम बहुत ज्यादा जानकार हैं, बहुत ज्यादा अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको समझा ही ना पाए तो उसका कोई मतलब रह गया क्या, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। हम कम जानते हो लेकिन अपने बातों को पूरी तरीके से समझा ले जाएं, वह ज्यादा बेहतर होता है। तो दोस्त क्या होगा, अपने विषय में पारंगत हो। भाई या तो सेकेंडरी होगा, पहले अपने बातों, जी ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने विषय में पारंगत होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट को सिखा ही नहीं पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपके जो शिक्षण विधियों का यूज करना है हमको पता ही नहीं सही तरीके से है, तो इसका क्या होगा, अपने विषय में पारंगत हो, यह आपका सेकेंडरी बन जाएगा। अगर कि कक्षा में अनुशासन बनाता हो, भाई अनुशासन बना तो कोई भी बना सकता है, वह चाहे प्रभावी होगा चाहे मत प्रभावी रहे। कल सौहार्द स्थापित करना, सौहार्द स्थापित करने में अच्छा हो, ये तो बात सेकेंडरी हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में क्या करे, सहायता करता है। साथी जो प्रभावी शिक्षक होता है ना, जो इफेक्टिव टीचर होता है, वह बच्चों को जो स्वयं सीखने के लिए मोटिवेट करता है कि बेटा आप लोग सीखिए, जहां पर दिक्कतें हो आपके लिए हम तत्पर हैं, हम आपको जिस भी हालत में रहेंगे हमेशा आपके लिए आपके साथ खड़े हैं। तो इस तरीके से बच्चा मोटिवेट होगा और बेहतर करने की कोशिश में लगा रहेगा। तो एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन संख्या होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 कर दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करा जे कृष्णमूर्ति, करा गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। भाई किसका पुस्तक है दीवा स्वप्न, बहुत बेहतर प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिएगा। अगर हम बात करें दीवा स्वप्न नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह गिजुभाई बधेका जी हैं। कौन है, गिजुभाई बधेका जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 19 नंबर। सकारात्मक बालक, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक समानता वे होते हैं जो कैसे होते हैं, कह कि
एक ना सुलझने वाली समस्या से जुड़े होते हैं। करें कि कमजोर गृह वातावरण से जुड़े हों, या करें निम्न अनुवांशिक से जुड़े हों, या करें ज्यादा सुरक्षात्मक अनुरूप वाले माता पिता से जुड़े हों। करें समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो, मतलब आपसे सामने अगर कहे कि प्रॉब्लम चिल्ड्रन आर दी जनरली दोज हु, तो आप क्या बताएंगे कि आपका जो समस्यात्मक बालक वह जनरली किस प्रकार का होता है, समानता कैसा होता है। कह कि भाई क्या होगा, कमजोर गृह वातावरण से जुड़ा होगा, कमजोर गृह वातावरण से जुड़ा होगा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बच्चा समस्यात्मक बालक होगा। अच्छा, समस्यात्मक बालक वही होगा जो गृह से जो है कमजोर होगा, घर के वातावरण से कमजोर होगा, नहीं, ऐसा नहीं। निम्न आनुवंशिकता से जुड़ा हो, करे कि उसके हेरिडिटी जो है निम्न हो, भाई यह भी नहीं होगा। करे कि ज्यादा रक्षात्मक रूप वाले माता पिता से जुड़े हो, करे जिससे माता पिता ज्यादा मजबूत हो उससे जुड़ा हो, वह बच्चा समस्यात्मक होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते। आप कहेंगे एक ना सुलझने वाली समस्या से जुड़ा हो, मतलब जिस बात को वह सुलझ ही ना पाए, जिस बात को वह कभी सुलझता ही ना हो, उस बात में बच्चा लगा रहे, क्या करेगा, वो समस्यात्मक बालक है। जैसे चींटी काट देता है बच्चा, जैसे बैठा किसी को चींटी काट लिया, किसी का कॉपी ही चुरा लिया, एक तरीके आप कह सकते हैं। इस तरीके से आप क्या होगा, एक समस्या, एक ऐसी समस्या जिसको सुलझाया ही नहीं जा सकता, उसमें लिप्त रहता है समस्यात्मक बालक। और आपको पता होगा एक समस्यात्मक बालक भी क्या है, एक समावेशी क्लास रूप में ही बैठेगा। 19 का आपका ए इज द राइट ऑप्शन। 20 नंबर करा कि शिक्षक प्रशिक्षण, करा कि शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। प्रशिक्षण मॉड्यूल या निरीक्षण या करा अनुवर्ती कार्यक्रम या योजना। प्रश्न संख्या 20 नंबर के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 20 में कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है। प्रश्न संख्या 20 में कौन सा राइट आंसर बन सकता है, बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को साथी देखने का प्रयास करेंगे। करके शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाना। ऑप्शन संख्या ये होगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल आपका राइट आंसर है। देखिएगा इसमें से क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। करें कि भाई शिक्षक प्रशिक्षण, जो टीचर है उनकी ट्रेनिंग की बात कर रहा है कि लक्ष्य को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण पहलू है कि उनके प्रशिक्षण के लिए जो हम क्या करें, ये मॉड्यूल तैयार करें। ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। पॉलाव ने, कटलेबिन ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या कोहलर ने। तो हम जानते हैं अगर बात किया जाए इस प्रश्न को देखने के बाद, अवलोकन अधिगम की बात कर रहा है, तो अवलोकन अधिगम को हम बोल सकते हैं कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपको पता होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अवलोकनात्मक बोलते हैं। इसे भी अवलोकनात्मक बोलते हैं। अगर हम इसको अगर बात किया जाए, इससे हम बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष अधिगम। अप्रत्यक्ष अधिगम भी बोला जा सकता है। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अधिगम का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। अधिगम का सिद्धांत। तो इस तरीके से अगर बात करें, इसमें किस आधार पर बच्चा सीखता है, अनुकरण के आधार पर और नकल के आधार पर। किसी का नकल करता है या अनुकरण के आधार पर सीखता है। और इसकी बात कौन करते थे, इसके बाद अगर बात करें अल्बर्ट बंडूरा करते थे। कौन, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा आप जानते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ऐसा बोला जाता था कि भाई साहब क्या कहा जाता था, बच्चा किससे सीखता है, समाज से अधिगम करता है, समाज से साथ क्या करता है, लर्निंग करता है। जिनका सिद्धांत ही क्या था, जिनका सिद्धांत ही कहलाता है सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या कहलाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से बोला जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, कनाडा के निवासी थे, लेकिन यह रहते थे अमेरिका में। तो कनाडा के रहने वाले, जन्म हुआ था, और निवासी की बात करें अमेरिका के, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन संख्या सी। आप जानते हैं पॉलाव की बात करें तो पॉलाव के द्वारा क्या दिया गया था, पॉलाव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है, ऐसा आप जानते हैं। कटलेविन के द्वारा क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया गया है। अगर हम बात करें कोहलर की बात करें, इनके द्वारा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह सकते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत
का सिद्धांत दिया गया है। तो राइट ऑप्शन सीधा सा सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन संख्या सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने 22 नंबर की बात करें। कर बताओ, कर कि भाई बताओ कौन तकनीक है, बताओ कौन तकनीक है का उपयोग किसके अध्ययन के लिए होता है। कर व्यक्तित्व स्वरूप के लिए, या कर विभेदात्मक अभिरुचि के लिए, या कर व्यवसायिक वरीयता के लिए, या अंतर वैयक्तिक संबंध के लिए। तो बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। बहुत बेहतर प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब देंगे। इसमें से साथी कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा। कर बताओ कौन तकनीक का उपयोग किसके अध्ययन में। तो व्यक्तित्व रूपरेखा के लिए, तो पर्सनालिटी कर की प्रोफाइल के लिए नहीं, व्यक्तित्व रूपरेखा के लिए नहीं होता है। कर विभेदात्मक अभिरुचि के लिए नहीं, कर व्यवसायिक वरीयता के लिए नहीं, या अंतर वैयक्तिक संबंध है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए किया जाता है। क्या है, बताओ, अगर कहे बताओ कौन तकनीक है या किसके लिए होता है, या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या आपके सामने है। प्रश्न संख्या अगर बात करें 23 नंबर के लिए, साइनोटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंधन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। साइनोटिक्स की बात करें तो आप जानते हैं यह जो विधि लाई जाती है सृजनात्मक बालक के लिए है। किस बालक के लिए, सृजनात्मक बालक के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इसको पता लगाने के लिए। क्योंकि पिछड़े बालक के लिए नहीं। तो आप जानते हैं पिछड़े बालक के जनक कौन बोले जाते हैं, सिरिल बर्ट बोले जाते हैं। कौन, सिरिल बर्ट बोले जाते हैं, सिरिल बर्ट। या पिछड़े बर्ड की बात करें, या बच्चों के पिछड़े बालक के जनक बोले जाते हैं। मंद बुद्धि बालक की बात करें, या भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे सृजनशील बच्चा, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। प्रतिभाशाली बच्चा नहीं बनेगा। तो एक साइनोटिक्स जो है किस वर्ग के बच्चों के लिए प्रबंध के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे क्रिएटिव स्टूडेंट के लिए आपका राइट ऑप्शन बनेगा इसमें से, वह ऑप्शन संख्या सी। 24 नंबर, एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार व्यक्ति किसने कहा है। भाई कहा गया कि विवेकानंद के द्वारा, या गांधी जी के द्वारा, टैगोर जी के द्वारा, या श्री अरबिंदो द्वारा। तो साथ ही अगर बात करें वह शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह डिफिनीशन किसने दिया है, यह डिफिनीशन किसने दिया है। अगर हम बात करेंगे यह डिफिनीशन किसने दिया था, तो यह डिफिनीशन देने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया है कि एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सीख सकता है, नहीं सिखा सकता है जब तक वह स्वयं नहीं सीख रहा हो, ऐसा टैगोर जी ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या देखिए डिफिनीशन वाला चीजें तो रटने वाली चीजें हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 25, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ का किस जोन का निर्माण करता है। क्या भ्रम का, अंतर का, या विकृति का, या विकास का। तो हम ध्यान देंगे, आपको जानते होंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। क्या होता है, समीपस्थ, यहाँ पर जो फिल किया जाएगा वह विकास फिल किया जाएगा। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है। ध्यान देंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र। और हम जानते हैं इसे बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं, ZPD। ZPD को हम क्या कर सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऐसा हम कह सकते हैं। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर हम समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर ध्यान देंगे, या देने वाले व्यक्ति कौन थे, या देने वाले व्यक्ति वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की थे। और वाइगोत्स्की कहते थे कि क्या, बच्चे को शुरुआत में क्या करे, बच्चा शुरुआत में नहीं फंसता है, बच्चा कोई काम करना शुरू किया बीच में फंस जाए और लक्ष्य यहाँ हो, तो इसे बोलते हैं हम सभी स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर बात करें बीच में बच्चा फंसेगा तो ZPD होगा, और आपका या क्या होगा, या आपका बच्चे का लक्ष्य होगा, या बच्चे का लक्ष्य होगा। तो बीच में जब बच्चा फंसता है तो किसके द्वारा सहायता दी जाए, वही का शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ विकास का निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन संख्या डी। तो कहीं ना कहीं टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है, जिससे बच्चे जहां फंसता है टीचर उसका हेल्प करता है। तो 25 का डी ऑप्शन डेवलपमेंट,
ठीक है। नेक्स्ट पृष्ठ चलेंगे, आपके सामने होगा अगला नेक्स्ट पृष्ठ की बात करें, प्रश्न संख्या 26। करें निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए? करें आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, या राष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार द्वारा, या सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से, या उनके प्रचार प्रसार से। क्वेश्चन दोस्त बेहतर है, इस पृष्ठ का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इस पृष्ठ का जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है? कौन सा इसका राइट ऑप्शन बन सकता है? जी एकदम, इसका कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है? अगर हम बात कर लें तो करा कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पारस्परिक ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है? आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं, राष्ट्रीय परिस्थितियों के सुधार में नहीं, सरकार और स्थानीय हस्तक्षेपों के बीच तालमेल से क्या किया जा सकता है? जो पारंपरिक ज्ञान का उपयोग किया जाना चाहिए, जो पारंपरिक ज्ञान है उसके उपयोग का करा के उपयोग किया जाना चाहिए। किसके माध्यम से? सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 का, सीखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? अगर आप कोई चीज लर्निंग करते हैं तो सबसे बेहतर क्या होगा? लर्निंग किस पर निर्भर करता है? सीखना किस निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बुद्धि पर क्या, या माता पिता की मनोवृत्ति पर, या सहकर्मी मनोवृत्ति पर, या इनमें से कोई नहीं? भैया हम सीखना मुझ पर किस पर डिपेंड करेगा? मेरे इंटेलिजेंस पर, मेरी बुद्धि पर डिपेंड करेगा। भाई बुद्धि होगा तभी तो हम सीख पाएंगे। अच्छा, सहकर्मी मनोवृत्ति की बात करें, उसके आधार पर सीख पाएंगे क्या? जो पीयर आपका एटीट्यूड है उसके आधार पर? भाई नहीं, उसके आधार पर क्यों? क्या सहकर्मी आपका मनोवृत्ति बढ़ाएगा? नहीं, आपका जो होगा आपकी बुद्धि डिपेंड करेगा कि आप में बुद्धि कितना है, उसके आधार पर आप सीखेंगे। माता पिता की मनोवृत्ति पर ना सहकर्मी के, तो सीधा सा इसमें से बनेगा ए ऑप्शन, बुद्धि पर आपके डिपेंड करेगा। 28 नंबर का, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि कह रहा है कि वे असुरक्षित है। भाई क्या वे असुरक्षित है तब उनको दिव्यांग उन्हें शिक्षा देना चाहिए? नहीं, गलत है। उनको करा शिक्षा का विशेष आवश्यकता है, क्या उनको विशेष आवश्यकता है तब हम शिक्षा देनी चाहिए? नहीं भाई। कह कि वे गरीब होते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनका क्या है? एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उनको शिक्षा देना चाहिए। आपको पता है कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष के बच्चे जो आपके दिव्यांग होंगे, सरकार 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देगी। बच्चों को क्या देगी? बच्चों को अगर बात किया जाए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। वहीं पर सामान्यता अगर आपसे पूछ लेगा, सामान्य बच्चों की बात कर ले तो सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या डी है। बच्चों का मौलिक कर्तव्य है 21A में 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो 28 का सीधा सा डी ऑप्शन बनेगा। 29 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक अध्यापक के लिए मुख्य चुनौती होगा? क्लास में अनुशासन रखना, क्लास में कक्षा में अनुशासन रखना, या विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना, या परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न पत्र बनाना, या अध्यापन को आनंदमय या रुचिकर बनाना। प्रश्न संख्या 29 में कौन सा राइट होगा? प्रश्न संख्या 29 में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इस प्रश्न को देखिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए साथ ही। इसका आपका क्या राइट ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? क्या क्लास में अनुशासन बनाना? भाई क्लास में अनुशासन तो कोई बना सकता है, या ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है। आपसे मुख्य चुनौती पूछ रहा है, कौन सा मुख्य चुनौती होगा? अगर मेन चैलेंज क्या होगा टीचर के लिए, तो यही तो कह रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन चैलेंज फॉर ए टीचर। क्लास में अनुशासन बनाना तो पीट पाट के आप अनुशासन बना सकते हैं क्लास में, लेकिन यहाँ तो बहुत चैलेंजेस तो नहीं है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देना, बच्चे को होमवर्क देना सबसे ज्यादा चैलेंज होगा? कभी नहीं होगा। परीक्षा के लिए अच्छे प्रश्न पत्र बनाना, यह भी चैलेंज का काम नहीं है। लेकिन बच्चों में अध्यापन को जो आनंदमय और रुचिकर बनाना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जो आप टीचिंग कर रहे हैं, जो आप शिक्षण करवा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह इंटरेस्टेड और कहीं ना कहीं बच्चे के लिए रुचिकर, बच्चे के लिए आनंदमय बनाना, रुचिकर बनाना, वह सबसे महत्वपूर्ण है। और जब आनंदमय और रुचिकर आप बना देंगे तो बच्चा ना चाहता हुआ भी आपकी बातों को समझेगा और सीख जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड क्लासरूम बनाई जाए। 29 का डी ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने कर, यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रभावी अध्ययन
निम्नांकित में से किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है? क्या अध्यापक पर, अध्यापन विधि पर, या विद्यार्थियों को रुचि उनके भागीदारी पर, या अध्यापन सहायक सामग्री या उपयोग पर? तो किस पर ज्यादा निर्भर करता है? प्रश्न संख्या आज का अंतिम प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है? अंतिम प्रश्न को ध्यान देंगे, इसमें से साथी कौन सा राइट ऑप्शन होगा? क्या अध्यापक पर निर्भर करता है प्रभावी अधिगम? प्रभावी अधिगम निम्नांकित में से किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है? क्या अध्यापक पर? भाई अध्यापक पर सर्वाधिक निर्भर थोड़ी ना करता है, गलत है। अध्यापन विधि पर नहीं, विद्यार्थियों को रुचि और उनके भागीदारी पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। बच्चा कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, यह सबसे ज्यादा निर्भर करता है प्रभावी अधिगम के लिए। और प्रभावी अधिगम सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपके क्लास को कितना एंजॉय के साथ पढ़ा है, कितना उसमें आपको बच्चे आपके क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यह सर्वाधिक जो है प्रभावी अधिगम के लिए निम्नांकित में से सर्वाधिक निर्भर करता है। ऑप्शन संख्या इसका सी ऑप्शन। इस प्रकार से साथी आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मेरे द्वारा सॉल्व कराने की कोशिश की गई है। जैसा भी दोस्त आप सभी को सेशन लगा हो, जरूर एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जैसा भी आप सभी को या फील हुआ हो, महसूस हुआ हो, क्योंकि हम लगातार यस टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं और समझाने की कोशिश करें। साथियों आपको पता है फिर से यस टेट का जो है एक पोर्टल फिर से ओपन कर दिया गया है। जितने भी साथी अगर लेट से मतलब छूट गए होंगे यस टेट का फॉर्म फिलअप करने में, वह फिर से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 1 मार्च तक उसका लास्ट डेट कर दिया गया है, आप फिल कर सकते हैं। 2-3 दिन का टाइम है और जिससे आपको अगर पेपर, क्योंकि आपका जब पता होगा कि 2 मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका निर्धारित किया गया है, तो होने की संभावना है। तो आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए। जैसा भी सेशन लगा हो जरूर एक बार आप सभी कमेंट करने की प्रयास करेंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।